Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और इसके साथ ही साथ JEE पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं JEE पे जीत सीरीज में मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट एड ऑन। यस, तो हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, तो आज बचता है लास्ट टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सोल्यूशन और उसके साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशन। यस, तो हम लोग सारा कुछ कवर करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से, उसी तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ, सो दैट हमें समझ में आए कि कहाँ पे कैसे किस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। क्लियर? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए, यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और इन सब टॉपिक में जहाँ से भी क्वेश्चन आ सके, चाहे वो JEE मेंस के हो, एडवांस के हो, या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, आप इन सबको अब सॉल्व कर पाओगे आफ्टर दिस वीडियो। यस, तो पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सारे क्वेश्चन को देखना और सारे फॉर्मूले को और सबका रीज़न समझना है आपको कि कैसे आया है, क्यों आया है और कैसे अप्लाई किया जाता है। करेक्ट? तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस, गेट रेडी। और ये देखो, ये हम आ चुके हैं ऑन सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, राइट। तो आपको पता है जब भी कोई इक्वेशन जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है? दैट मीन्स वो सारे एंगल की वैल्यू जो कि उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उसे ही हम बोलते हैं सोल्यूशन। ये लिखा भी है, आप समझ सकते हो। दैट मीन्स कोई भी जो वैल्यू है अननोन एंगल की जब सेटिस्फाई करती है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, तो उसी को हम उसका सोल्यूशन बोलते हैं। दैट मीन्स जैसे समझ लो एक एग्जांपल कि अगर मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा, लीनियर इक्वेशन x+1 = 0, और आपसे पूछूं कि क्या होगा इसका सोल्यूशन, तो आप क्या बोलते थे? यहाँ से डायरेक्टली यू कैन फाइंड x की वैल्यू इज -1 और बोलते थे दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन। करेक्ट? ऐसे ही होता था। अगर मैं आपसे पूछ लेती कि x - 2 इंटू लेट अस अज्यूम x+3 है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल्स टू 0, तो इसका अगर सोल्यूशन में पूछो तो क्या बोलोगे? करेक्ट, यू विल से x = यहाँ पे 2 एज वेल एज -3 विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। दैट मीन्स जो भी x की वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उसी को आप सोल्यूशन बोलते हो। तो इसी तरह से जब हमारे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होगा जहाँ पे x की जगह पे अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है साइन x हो, कॉस x हो, कॉट x हो, कोसेक x हो, कुछ भी हो सकता है। करेक्ट? बट ओनली द थिंग इज व्हाट कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। उसका स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, वट एवर इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो लीनियर ही होना चाहिए या क्वाड्रेटिक ही होना चाहिए, किसी भी फॉर्म में है। बस द ओनली थिंग इज व्हाट कि यहाँ पे जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज होने चाहिए उस इक्वेशन में। तो वहाँ उस एंगल की, दैट मीन्स साइन x में जो x की वैल्यू है, उन सब वैल्यूज़ के लिए जिसके लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है उसे ही हम बोलते हैं उसका सोल्यूशन। ठीक है? अंडरस्टूड? तो ये जो सोल्यूशन होते हैं ना, वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। दैट मीन्स पहला होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन और दूसरा होता है अपना जनरल सोल्यूशन। अब नाम से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब क्या है। दैट मीन्स भाई वो फिक्स है। एक होता है ना कि एकदम मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन, दैट मीन्स उसके बाहर नहीं जाना है, एक सर्टेन बाउंड्रीज खींच दी गई है, उसके बाहर आपको नहीं जाना है। दैट मीन्स वो फिक्स्ड बाउंड्रीज होगी और वो सबके लिए डिफाइंड होता है इक्वली। ठीक है? इसके बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑल्सो। और जनरल सोल्यूशन क्या होता है? जहाँ पे सोल्यूशन अपना जनरलाइज्ड फॉर्म में होता है। अब इसको समझने के लिए बुलाते हैं अपने चार्ट वैल्यू को, जो कि आपको समझाएगा कि कैसे हम प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। क्लियर? तो ये देख रहे हो आप, ये एक पूरा सर्कल है, यूनिट सर्कल है। आपको बताया था मैंने लास्ट वाले एक कोई पहले आई थिंक पहले कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियोज़ में ही बताया था इसके बारे में, जब मैं पूरी वैल्यूज़ बता रही थी आपको। करेक्ट? तो यहाँ पे क्या है, आपको यूनिट सर्कल मिल रहा है और आपने देख लिया यहाँ पे कि 0 डिग्री पे, देख सकते हो ये 0 डिग्री है, इसको हम 360 भी बोल रहे हैं क्योंकि ये घूम फिरा के इसी जगह पे आता है। ठीक है? इस तरह से अपनी साइकिल चलती है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सबको आइडिया है आप लोगों को। करेक्ट? तो ये 0 डिग्री बोल लो या 360 डिग्री बोल लो, या तो फिर 0 या 2π का लाइन बोल लो। फिर से अगर मैं घूम के आ जाऊँ वापस तो ये 4π का लाइन भी बन जाएगा। करेक्ट? तो यहाँ पे जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम मैं ये 30 डिग्री वाला एग्जाम्पल लेती हूँ। तो इस 30 डिग्री पे अपने साइन की वैल्यू कितनी होती है? सबको याद ही है, यस इट इज़ 1/2। करेक्ट? अब साइन की जो वैल्यू है 1/2 और कहाँ पे होती है? यू ऑल कैन से कि यस
हमें सब कुछ पता है, अब सारे फॉर्मूले पता है, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में आइडिया है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में आइडिया है, ये भी पता है कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव एंड टैन पॉजिटिव होता है, करेक्ट। तो इन सब के बाद अब तो कोई भी बता सकता है कि येस इट विल बी द सेम वैल्यू, कब, जबकि पाई माइनस हम 30 करेंगे, दैट इज नथिंग बट 150 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पे, करेक्ट, देख भी सकते हो यहाँ पे वैल्यू 1/2 है साइन की, यहाँ पे वैल्यू 1/2 है, करेक्ट। अब फिर से अगर मैं पूछूं कि साइन जो है, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब आएगी, तो क्या बोलोगे आप? यहाँ तो आपको पता है कि हमें ये आइडिया है ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाले फंडे से कि यहाँ और यहाँ साइन पॉजिटिव होगा, बिकॉज यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इन दोनों जगह पे साइन क्या होने वाला है? नेगेटिव। तो उस हिसाब से हमें वापस 2π प्लस 30 डिग्री करना पड़ेगा, दैट मीन्स हमें 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री करना पड़ेगा, तब वैल्यू मिलेगी। आर यू गेटिंग दिस? अगेन अगर 360 प्लस 150 करूँगी तब भी मुझे वैल्यू मिलेगी 1/2, करेक्ट। अंडरस्टूड द पॉइंट? दैट मीन्स हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से जब भी हम वैल्यू को 2π के बाद रिपीट कर रहे हैं, देन वी आर सीइंग कि अगेन वो वैल्यू रिपीट हो रही है, करेक्ट। और ये रीज़न क्या है इसके पीछे? बिकॉज साइन थीटा कॉस थीटा, दैट मीन्स कोई भी अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो पीरियोडिक होते हैं, उसकी वैल्यू रिपीट करती है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, जिसको हम फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं, करेक्ट है ना? ये बात आपको पता है। तो जब ये सब आइडिया है हमें, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जब वैल्यू रिपीट होती है तो बार बार से उस एंगल को लिखने का पॉइंट नहीं है, करेक्ट। जैसे देख लो एक एग्जाम्पल, आगे चलते और इस एग्जाम्पल को लेते हैं, फिर यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे मैंने ले लिया साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस कर रही थी। तो दैट मीन्स बेसिकली अगर मैं लिखूँ साइन थीटा की वैल्यू, तो आई कैन राइट हियर साइन 30 डिग्री ऑल्सो, आई कैन राइट हियर साइन 150 डिग्री ऑल्सो। फिर क्या लिख सकती हूँ मैं? यहाँ लिख सकती हूँ साइन ऑफ, आपको पता है कि हमें क्या करना होता है 2π, दैट मीन्स 360 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा 390 डिग्री लिख सकती हूँ। ऐसे करके मैं बढ़ती जा सकती हूँ टिल वॉटेवर, मतलब जहाँ तक मुझे जाने का मन करे, राइट। आप भी जा सकते हो, बिल्कुल ठीक है। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ऐसे बहुत सारे एंगल हमें मिलेंगे, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एंगल, है ना। तो जब ऐसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ एंगल मिलते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन रहता है, या तो उसे रेस्ट्रिक्ट कर दो एक पर्टिकुलर रीजन में, या तो फिर उसको जनरलाइज कर दो। इसीलिए हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सोल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सोल्यूशन, करेक्ट। तो जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है, अगर शॉर्ट में मैं PS उसे लिखूँ तो इसका क्या मतलब होगा? दैट मीन्स एक पर्टिकुलर मैंने बाउंड्री यहाँ पे तय कर ली है, उसके आगे का मुझे आंसर नहीं चाहिए, उसको हम फंडामेंटल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो सकती है वैल्यू? टेल मी। देखो साइन थीटा का आपको पता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, कोई भी साइन एक्स बोल लो, साइन थीटा बोल लो, वट एवर इट इज़, तो आपको क्या दिखता है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। दैट मीन्स पर्टिकुलर पीरियड के बाद इसकी जो वैल्यू है इस 2π के बाद क्या होती है? रिपीट होती है, करेक्ट। कहीं से भी अब कोई भी इंटरवल ले लो, अगर मैं ये वाला इंटरवल से लेके यहाँ तक पकड़ूँ तब भी ये इंटरवल कितने का है? 2π का। दैट मीन्स इसके बाद इसकी वैल्यू रिपीट होती है। साइन के लिए 2π है, कॉस के लिए क्या है? उसके लिए भी 2π है, करेक्ट। तो साइन थीटा के लिए भी हमारे पास 2π मिलती है पीरियड, कॉस थीटा के लिए भी हमें 2π मिलती है पीरियड। एंड व्हाट अबाउट टैन थीटा? टैन थीटा के लिए हमें पता है कि ये पीरियोडिक होता है आफ्टर π, करेक्ट है ना, यही पता है हमें। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि हमें अगर पाई लेना होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जनरलाइज करने के लिए, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर बाउंड्री बनाने के लिए वी यूज़ दिस 2π, बिकॉज ये ज़्यादा कॉमन है और इसके अंदर पाई भी आ जाता है तो कोई वैल्यू मिस होने की चांस ही नहीं रह जाती। तो इसलिए हम जो यहाँ पे प्रिंसिपल सोल्यूशन देते हैं उसे देते हैं रेंज फ्रॉम 0 to 2π। अब इस 2π पे मुझे क्लोज इंटरवल लगाना है या ओपन, ये आप मुझे बताओगे। टेल मी क्या करना चाहिए? आपको पता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ आती है ये है 0 डिग्री की लाइन, ठीक है, या तो फिर 0 आप बोल लो रेडियन। तो यहाँ से चलते हुए ये है आपका π/2, ये है पाई और ये है आपका फिर से 3π/2, करेक्ट। और फिर से ये आ जाता है, अगर मैं डिग्री में ना लूँ रेडियन में ले रही हूँ, तो ये क्या हो जाता है अपना 2π, करेक्ट। अब मैंने जो बोला है कि मुझे रेस्ट्रिक्ट करनी है बाउंड्री, दैट मीन्स 0 से अगर मैंने स्टार्ट करा तो चलते 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 मुझे वापस उसी पॉइंट तक आना होगा। तो अगर मैं उस पॉइंट तक आऊँगी तो टेल मी कि अगर मैंने 2π को चूज़ कर लिया, उस पर अगर क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगी तो क्या मतलब है कि ये ज़ीरो वाली जो वैल्यू है 2 बारी रिपीट हो रहा है, इज़न्ट इट? समझ रहे हो मतलब आप? 0 पे जो भी वैल्यू जिस भी फंक्शन की ले लो, साइन की, कॉस की, कोसेक, कॉट, जिसकी भी ले लो, सेक की ले लो,
जिसकी भी ले लो, क्या दिख रही है आपको वैल्यू कि 0 पे सेम फिर से वही वैल्यू रिपीट होगी ना, दैट मीन्स वी आर टेकिंग 2 टाइम्स। बट हमारा मुद्दा क्या है कि हमें बस एक बारी लेना है, तो एक बारी लेने के लिए क्या करना होगा, इस 2 पाई को ओपन पे रखना होगा। इसलिए हम क्या करते हैं इंटरवल, इससे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है वेदर वी शुड इंक्लूड 2 पाई और नॉट। तो ये समझ लेना वी शुड नॉट इंक्लूड 2 पाई, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 0 से लेके 2 पाई के बीच में। बट 2 पाई को हमें नहीं लेना है बिकॉज 0 और 2 पाई पे सेम वैल्यू आती है। ठीक है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अगर ये समझ गया हो तो चलो थोड़ा सा रिजल्ट देखते हैं। और ये रहे अपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि हमारे पास आ चुके हैं। और हमने अभी अभी देखा कि प्रिंसिपल सोल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, ये लाई करता है इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, जहाँ पे 2 पाई पे हमें ओपन रखना होता है इंटरवल। क्यों, अभी आप अच्छे से समझ चुके हो। यस, बिकॉज वी कैन गो फ्रॉम 0 टिल 2 पाई पे ओपन, दैट मीन्स 2 पाई की पहले की हर एक वैल्यू, बट 2 पाई एग्जैक्टली वी कैन नॉट टेक बिकॉज 0 एंड 2 पाई की लाइन जो है वो सेम है। क्लियर? तो इसलिए हम प्रिंसिपल सोल्यूशन जो लेते हैं वो इसी रेंज में लेते हैं, इसी इंटरवल में लेते हैं। डन। अब बात करेंगे जनरल सोल्यूशन की। जब आपने देखा था ना कि साइन 30 डिग्री पे जो हम लोग बोल रहे थे, दैट मीन साइन π/6 पे भी 1/2 हो रही थी। देन साइन जब हम बोल रहे थे यहाँ पाई माइनस π/6, दैट मीन्स कितना हो गया 5π/6, उस पर भी वैल्यू कितनी मिल रही थी 1/2। ऐसे करके हम चलते जा रहे थे और हमारे पास बहुत सारे ऐसे एंगल मिल रहे थे। अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ साइन ऑफ 2 पाई प्लस π/6। मैं लिखना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकती हूँ साइन ऑफ यहाँ पे 4 पाई प्लस 5π/6। इन सब पे आप चेक कर लो, आपको वैल्यू हमेशा क्या मिल रही है 1/2 ही मिल रही है, इजंट इट, सारे एंगल्स पे। तो जब इस तरह से एंगल हमारे पास इनफाइनाइट हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें जनरलाइज सोल्यूशन देना होगा। दैट मीन्स उसमें से कोई भी बंदा अगर देखे, एक नज़र में समझ में आ जाए कि भाई उसकी वैल्यू कितनी है 1/2। करेक्ट? दैट मीन्स जनरलाइज करने के लिए हमें क्या करना होता है, n को बुलाना होता है जो कि है यहाँ बिलोंग्स टू z, दैट मीन्स इंटीजर वैल्यू। करेक्ट? तो हमेशा हम जनरलाइज्ड कैसे लिखते हैं इक्वेशन, या जनरलाइज्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, वहाँ पे हम जनरल एक कोई भी नंबर, कुछ भी आप ले लो अननोन अल्फ़ाबेट, उसे कंसिडर कर लेते हैं और उसको हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यू देते हैं। दैट मीन्स जनरली हम क्या करते हैं, इन टर्म्स ऑफ हम n यहाँ रिप्लेस करते हैं वैल्यूज़ को, दैट मीन्स n पाई के फॉर्म में देते हैं, 2n + 1 π/2 के फॉर्म में देते हैं। इस तरह का कुछ जनरलाइज हम फॉर्म देते हैं जहाँ n जो होता है वो सारी इंटीजर वैल्यूज़ होता है। दैट मीन्स माइनस के भी सारे इंटीजर, प्लस के भी इंक्लूडिंग 0 ऑल्सो। क्लियर? समझ में आई बात? तो चलो इसके आगे देखें अब। तो अब सबसे पहले जनरल सोल्यूशन देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। और वहाँ पे जो बेसिक जनरल सोल्यूशन है वो जनरली हम डिफाइन करते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, देन टैन थीटा इक्वल्स टू 0 और फिर कॉट थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है? बाकी दो के बारे में क्यों नहीं डिस्कस करते, उस पर मैं बाद में आती हूँ। ठीक है? सबसे पहले इसके बारे में सोचते हैं। तब तक आप सोचना माइंड में कि क्यों बाकी दो को नहीं लिखा गया, उतनी पार्शलिटी क्यों की गई है, सोचो ज़रा। ठीक है? अभी मैं उस पर आऊँगी। अब यहाँ देखो, जैसे ही साइन थीटा इक्वल्स टू 0 बोला गया, क्या आना चाहिए आपके दिमाग में, फटाक से आपके पास ये वाला जो अपना यूनिट सर्कल वाला जो सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको आप बोल सकते हो, जहाँ पे हम एक्स वाई ना डिनोट करके क्या करते हैं, इसे 0 से, इसे π/2 से, इसे हम बोलते हैं पाई वाली लाइन और इसे बोलते हैं 3π/2 और ये वापस 0 वाली लाइन बन जाती है 2 पाई। करेक्ट? इसे याद कर लेते हो। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं, मैंने बताया था ना क्वाड्रेंट, अब जो यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाते हो वो इस तरह से बनाते हो। और साथ ही साथ यहाँ आपको पता है दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड देन फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड इसके साथ आपको ये हमेशा माइंड में फिक्स हो जाना चाहिए दैट ऐड शुगर टू कॉफ़ी। दैट मीन्स जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस फंक्शंस के कोई भी वैल्यूज़ को निकालना चाहते हो, ये आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए चार्ट। ठीक है? ये पिक्चर एकदम बैठी हुई होनी चाहिए। करेक्ट? तब आप कोई भी एंगल बता सकते हो। अब देखो, जैसे ही साइन थीटा इक्वल्स टू 0 बोला गया है, इसका क्या मतलब हुआ, तुरंत से जिन भी बच्चों को एकदम माइंड में ये फिक्स है ग्राफ, उसको समझ में आ गया होगा 0 कब कब होता है साइन, जबकि हम यहाँ रहते हैं या तो फिर यहाँ रहते हैं, फिर से यहाँ आ सकते हैं, फिर से यहाँ। दैट मीन्स जब भी हम इन दोनों पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो साइन की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी 0। करेक्ट? यू ऑल नो दिस? यस? तो इसका क्या मतलब समझ में आया? दैट मीन्स जब भी मैं यहाँ साइन थीटा इक्वल्स टू 0 बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या हो सकता है, थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी या तो पाई होगी। अब बोलो अगर मैं माइनस पाई बोलूँ तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, राइट? माइनस पाई दैट मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में भी चलोगे तब भी यहाँ पे 0 मिल रही है, लाइन तो वही है ना।
करेक्ट। मैं अगर इसे बोल दूँ -3 पाई तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे बोल दूँ 7 पाई तब भी चलेगा, मैं इसे बोल दूँ 111 पाई तब भी ठीक है। करेक्ट, दैट मीन्स ऐसे बहुत सारे पाई की पे हमें वैल्यू मिल रही है। करेक्ट है ना। तो हमें यहाँ चाहिए क्या, अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन चाहिए होता तो क्या बोलते आप, तब तो डायरेक्टली आपको पता है 0 से लेके 2 पाई तक जाना है, दैट मीन्स हम एक 0 बोलते और पाई बोलते हमारा काम हो जाता। दैट मीन्स सिर्फ ये दोनों हमें लेनी होती वैल्यूज़, तो ये हो जाता आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन। बट हमें चाहिए जनरल सोल्यूशन, दैट मीन्स जनरलाइज टर्म में। तो क्या करेंगे, टेल मी, यहाँ देख के क्या समझ में आ रहा है, कैसा एक पैटर्न बना रहा है जिसको हम जनरल टर्म में डिनोट कर सकते हैं। दैट मीन्स पाई के साथ कुछ भी मल्टीपल कर रहे हैं, कुछ भी का मतलब सिर्फ इंटीजर, तभी ये वैल्यू मिल रही है। अब देख लो, पाई के साथ अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी चलेगा, -5 मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी चलेगा, 17 मल्टीप्लाई करूँ तब भी चलेगा, और -13 मल्टीप्लाई करूँ तब भी चलेगा। इसका मतलब मैं अगर थीटा की वैल्यू यहाँ आराम से लिख दूँ n पाई, जहाँ n की जो वैल्यू है वो सारी इंटीजर वैल्यू है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, करेक्ट है या नहीं। सी, दिस इज द जनरल सोल्यूशन और नॉट, टेल मी। अब n की वैल्यू आप आपकी मर्जी है, कुछ भी डालो, दिस इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। करेक्ट, सही है बिल्कुल। यस, तो बस ये हो गया इसका जनरल सोल्यूशन। क्लियर, तो साइन के लिए हमें समझ में आ गया है। अब चलते हैं कॉस के पास। जैसे अपने साइन के लिए डिफाइन किया है, टेल मी, अगर मैं कॉस के बारे में डिफाइन करना चाहूँ, कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ क्या होना चाहिए, टेल मी। आपको पता है जब हम कॉस के बारे में बात कर रहे हैं 0 के लिए, तो इसका मतलब मुझे यहाँ जाना होगा और यहाँ जाना होगा। दैट मीन्स ये 2 पॉइंट है, ये लाइन जो है ये है कॉस की वैल्यू को 0 देता है। दैट मीन्स π/2 हो गया, 3π/2 हो गया, अगर मैं चाहूँ 7π/2 लिखना है तब भी चलेगा, 5π/2 तब भी चलेगा। इसका मतलब क्या हमें दिख रहा है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम π/2 भी लिख सकते हैं, -π/2 भी लिख सकते हैं, 3π/2 भी लिख सकते हैं, 7π/2 भी लिख सकते हैं, देन आई कैन राइट हियर 11π/2 ऑल्सो। दैट मीन्स जो भी मुझे ऐसे वाली वैल्यूज़ मिल रही हैं जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वो सारे इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। करेक्ट, तो अब इसके लिए जनरल टर्म हम क्या दे सकते हैं, टेल मी। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि π/2 को अगर आप कॉमन रखो तो हर जगह हमें क्या दिख रहा है, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई किया गया है। और ये क्या मल्टीप्लाई किया गया है, कैन यू सी, यहाँ 1 था, यहाँ -1, यहाँ 3, यहाँ 7, फिर यहाँ 11। दैट मीन्स हमेशा ही हमें क्या दिख रहा है, ऑड मल्टीपल दिख रहा है या नहीं। यस, करेक्ट। सो हम क्या लिख सकते हैं, जनरल सोल्यूशन। अगर यही यहाँ पे अगर मुझे लिखना होता इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन, तब बताओ मुझे क्या हो जाता। प्रिंसिपल सोल्यूशन दैट में सिर्फ 0 से 2 पाई के बारे में बात करेंगे, तो एक हो जाती है आपके पास π/2 और दूसरी कितनी हो जाती, 3π/2। दैट्स ऑल, ये था आपका प्रिंसिपल सोल्यूशन, है कि नहीं। यस, करेक्ट। एंड बट जनरल सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, ऑड मल्टीपल, और ऑड मल्टीपल लिखने के लिए यू नो कि 2n+1 हम लिखते हैं, इंटू π/2 कर दो, जहाँ पे n क्या होगा, इंटीजर वैल्यू। सो ये हो गया आपका जनरलाइज्ड सोल्यूशन फॉर दिस cos थीटा इक्वल्स टू 0 का। क्लियर है। यस, सबको समझ में आ चुकी है बात, क्लियर। तो जब साइन और कॉस का हमें समझ में आ गया है, तो आराम से हम tan और cot के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ बात कर ले कि साइन और कॉस, tan एंड cot की वैल्यू क्या होती है। दैट मीन्स जब 0 वैल्यू आती है तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन जनरल टर्म, दैट मीन्स जनरल सोल्यूशन। तो अब ये दोनों अगर आपको याद हो चुका है तो कोई भी बच्चा समझ सकता है। अगर मैं tan थीटा के बारे में बात करूँ तो सिंपल तरीके से क्या पता है आपको कि दिस इज़ नथिंग बट साइन थीटा बाय कॉस थीटा, है ना। अब साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 कब होगी, जबकि अपने साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब इन दोनों के लिए सेम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू भी यहाँ हो जाएगी n पाई, जस्ट लाइक साइन थीटा। दैट मीन्स ये हो गया इसका जनरल सोल्यूशन, जहाँ n जो है वो इंटीजर वैल्यू है। क्लियर। तो हमने देख लिया है प्रूफ करके कि कैसे भाई साइन थीटा और कॉस थीटा की जनरल टर्म्स आती है, जनरल सोल्यूशन मिलती है हमें। तो सिमिलरली tan की समझ में आ गई। अब tan की समझ में आ गई तो आप cot की भी समझ सकते हो, क्योंकि साइन देता है tan को वैल्यू, तो ऑफ कोर्स cos किसको देगा, cot को, बिकॉज cot थीटा का मतलब क्या होता है, cot थीटा का मतलब होता है cos थीटा बाई साइन थीटा। तो जब भी अपना cos थीटा होगा 0, दैट मीन्स उस टाइम अपना cot थीटा भी हो जाएगा 0। तो इसलिए ये किसको फॉलो करेगा, cos को, और वहाँ क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्लियर है, बात सबको समझ में आ गई है। सो दिस इज द फंडा बिहाइंड दिस कि कैसे हम जनरल सोल्यूशन लिखते हैं।
डन। अब एक और बात जो मैंने आपको बोला था कि उस पर मैं आऊँगी, कि हमने यहाँ कॉसेक को और यहाँ पे कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा को क्यों नेग्लेक्ट कर दिया? टेल मी, किसी को रीज़न पता है तो फटाक से बता दो क्यों किया है नेग्लेक्ट? बिकॉज आपको पता है कि कॉसेक थीटा की वैल्यू अगर मैं पूछूं कि 0 कब होगी तो क्या वो वैलिड क्वेश्चन है? और अगर वो वैलिड क्वेश्चन है तो क्या आपके पास वैलिड आंसर है? नहीं। वाई? बिकॉज वी नो कि कॉसेक थीटा सेक थीटा का जो रेंज है, जो इसकी वैल्यू है, वो कहाँ से कहाँ तक है? -∞ से लेके -1 और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी। हमने -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यू तो डिलीट करी हुई है, उसके पास तो वो वैल्यू ही नहीं मिलती है। तो जब उसके बीच की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब जब इसकी जीरो वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, तो थीटा की बात ही क्यों करें इसमें? करेक्ट, अंडरस्टूड द पॉइंट। बिकॉज कॉसेक थीटा इज नथिंग बट 1/sin थीटा, राइट? तो साइन थीटा को इन्फानाइट होना पड़ेगा और वो हम लेते नहीं हैं कंडीशन, करेक्ट? तभी तो हमारे पास कभी वैल्यू 0 नहीं मिलती है इसकी। तो जब इन दोनों की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती, तो फिर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे कैसे? अंडरस्टूड द पॉइंट। इसलिए हमने इन चारों की ही वैल्यू निकाली है फॉर 0 और इन दोनों को छोड़ रखा है। समझ में आई बात? पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो चुका है। तो चलो अब इसके आगे चलते हैं। और ये देखो, जैसे हमने अभी देखा था sin थीटा इक्वल्स टू 0 और वहाँ पे हमने निकाला था जनरल सोल्यूशन, तो उसी तरह से हमारे पास फॉर्म आ चुका है sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा, cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा एंड tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। अब इन दोनों का कर लिया, इन तीनों का, तो उसके बाद इन सबके रेसिप्रोकल का आप आराम से निकाल ही सकते हो, करेक्ट? या तो रेसिप्रोकल के फॉर्म में है तो आप उसको कन्वर्ट कर लेना sin थीटा cos थीटा एंड tan अल्फा। तो दैट मीन्स इसीलिए हमारे पास ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और जो बाकी तीनों बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनको हम इसके थ्रू ही निकाल लेते हैं। क्लियर है? सबको बात समझ में आ चुकी है? तो चलो अब पहले देखिए कि इसका मतलब क्या है, sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा। तो याद होगा अगर आपको कि जब मैंने आपको पहला एग्जाम्पल दिखाया था sin थीटा इक्वल्स टू 1/2 और उस फॉर्म में मैंने आपको पूछा था कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो सबने बता दिया था भाई 30 डिग्री, राइट? 30 डिग्री तो सबको पता था, कुछ बच्चों को 150 डिग्री भी पता चल चुका था। उसके बाद वो रिपीट कर रहे थे वैल्यूज़, तो इसलिए हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन बता दिया कि 0 से आपको 2π तक जाना है, तो आपने सबने बता दिया। अब यही मुझे इस केस में अगर जनरल सोल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे क्या करना होगा? टेल मी। तो इसे अगर मैं सोचूं कि 1/2 को अगर मैं लिखना चाहूँ sin π/6 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखो यहाँ अगर ध्यान से, तो हमारे पास आ चुकी है यहाँ वैल्यूज sin थीटा इक्वल्स टू sin π/6, इजंट इट? दैट मीन्स इट इज ऑल्सो एन इक्वेशन। तो अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन पे थोड़ा सा ध्यान दो आप, तो आपको क्या दिख रहा है? दैट मीन्स बोथ द इक्वेशंस आर सिमिलर टू ईच अदर, ओनली द डिफरेंस इज व्हाट कि यहाँ अल्फा है और यहाँ π/6 है। दैट मीन्स कायदे से अल्फा की हमें वैल्यू मिल चुकी है, करेक्ट? तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें जो जनरल सोल्यूशन चाहिए वो अल्फा के टर्म में चाहिए होगा, है ना? और उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है। आपको अभी भी बताया था कॉन्सेप्ट एड ऑन की वीडियोस में, इसके लास्ट वाले में, कि जब भी अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वी यूज़ दैट फॉर्मूला डायरेक्टली। और क्यों ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज अपने पास एक इक्वेशन है। तो लेट अस अज्यूम अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रही हूँ, तो क्या मैं इस साइन थीटा माइनस इसे ऐसे साइन अल्फा के फॉर्म में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। राइट टर्म के साइड को मैं लेके आ गई हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, करेक्ट? तो अब ये इक्वेशन का फॉर्म है। और आपको पता है जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हम सॉल्व करते थे तो हमारा क्या मुद्दा होता था, हम किस पे फोकस करते थे? हम उसे फैक्टराइज कर देते थे, फिर हमारे पास जो फैक्टर्स होते थे उसे हम इक्वेट करते थे 0 के साथ और वैल्यूज़ निकालते थे, करेक्ट? तो सेम हम यहाँ पे भी चाह रहे हैं कि हमारे पास जो ये प्लस माइनस के फॉर्म में है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में जो है इक्वेशन, अगर उसे हम प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल राइट। तो इसलिए हम यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लगाएंगे। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला तो सबने याद किया हुआ है। क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। दैट मीन्स यू टेल मी कि अगर साइन थीटा माइनस साइन अल्फा है तो क्या होता था, कॉस में प्लस और साइन में नेगेटिव होता था, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2, राइट, एंड दैट इक्वल्स टू 0। जब हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म में चीज़ें आ गई हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट मीन्स आइदर दिस टर्म विल बी 0 और दिस टर्म विल बी 0, है ना, यही बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 या तो 0 होगी या तो फिर हम बोल सकते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 होगी, है ना। अब अगर इस इक्वेशन पे आप पर्टिकुलर ध्यान दो तो आप मुझे बताओ कि क्या हमने इन दोनों का जनरल सोल्यूशन पाया है, बिल्कुल पाया है, इजंट इट।
अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था, जब भी साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होता है तो थीटा की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, परफेक्ट n पाई, राइट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट कि थीटा माइनस अल्फा, बिकॉज इस पूरे एंगल की जगह पे हमारे पास क्या है, ये पूरा एंगल का टर्म दैट इज थीटा माइनस अल्फा बाई 2, तो इट शुड बी व्हाट, नथिंग बट n पाई, है ना। सो फ्रॉम हियर अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो थीटा इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकती हूँ, 2n पाई प्लस अल्फा, करेक्ट। तो एक सोल्यूशन हमारे पास ये आ चुका है ना, अल्फा के फॉर्म में। अब यहाँ से अगर इसे मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से क्या समझ में आता है, जब cos थीटा इक्वल्स टू 0 होता था तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, करेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू वॉट, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, है ना, यही वैल्यू होगी, करेक्ट, बिल्कुल सही। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर इसे सॉल्व करो तो आपको क्या दिखेगा, 2 कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल्स टू आप बोल सकते हो 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा, राइट। दैट मीन्स हमारे पास दो सोल्यूशन आ चुके हैं, दैट मीन्स दिस और दिस। अब दिस और दिस का मतलब सेट थ्योरी में आपको अच्छे से समझाया था, और का मतलब यूनियन, दैट मीन्स वी हैव टू टेक बोथ द सोल्यूशन टुगेदर, है ना। अब बोथ द सोल्यूशन, इंटरसेक्शन नहीं लेना है हमें, यूनियन लेना है, और है यहाँ, तो जब यूनियन लेना है इसका क्या मतलब है, ये भी सोल्यूशन में इंक्लूडेड होगा और वो भी सोल्यूशन में इंक्लूडेड होगा। अब यहाँ अगर आप ध्यान दो तो इस सोल्यूशन में है क्या, 2n पाई, और यहाँ क्या है 2n प्लस 1 इंटू पाई, दैट मीन्स किसी भी n की वैल्यू के लिए, दैट मीन्स n कोई भी इंटीजर हो, यहाँ पे हमें इवन मिल रहा है, करेक्ट, और यहाँ पे ऑड मिल रहा है, पाई का इवन मल्टीपल, पाई का ऑड मल्टीपल, करेक्ट। अगर पाई के इवन मल्टीपल, पाई के ऑड मल्टीपल को अगर मैं साथ में रख दूँ इकट्ठा तो क्या मतलब है, दैट मीन्स सारे पाई, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, यस। दैट मीन्स अगर मैं थीटा इक्वल्स टू बोलूँ n पाई तो इन दोनों को इंक्लूड कर सकता है या नहीं, बिल्कुल, कोई भी वैल्यू रख के देख लो। इवन ऑड अगर दोनों कंबाइन करना है इसका मतलब मुझे सारे इंटीजर लेने हैं, करेक्ट है ना बात, तो ये ले लिया हमने। अब उसके साथ क्या है, प्लस अल्फा माइनस अल्फा, दैट मीन्स कोई बच्चे बोल सकते हैं यहाँ कि अगर मैं यहाँ प्लस अल्फा माइनस अल्फा लगा दूँ तो बात बनेगी, बट जस्ट चेक ओवर हियर कि अगर मैं इस तरह से प्लस माइनस अल्फा लिखूँ तो इसका क्या मतलब समझ में आएगा, इसका मतलब ये भी समझ में आया कि अगर मैं n की जगह पे 1 रख लूँ तो पाई प्लस अल्फा भी होगी वैल्यू और पाई माइनस अल्फा भी, बट जस्ट सी कि अगर मैं पाई प्लस अल्फा पाई माइनस अल्फा दोनों इंक्लूड करूंगी तो क्या यहाँ बात बनेगी, बिल्कुल नहीं, बिकॉज पाई प्लस अल्फा का मतलब है ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाले फंडे से कि वी आर कमिंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट फॉर दिस पर्टिकुलर केस, और वहाँ साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, इजंट इट। तो जब वो हम नहीं ले सकते हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे थोड़ा अच्छे से जनरलाइज करना होगा, और अच्छे से जनरलाइज करने के लिए सी हियर कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मुझे थीटा की वैल्यू लिखनी होगी n पाई, अगर मैं यहाँ लिखूँ प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फ़ा, तो क्या कोई प्रॉब्लम है, सी वाई आई हैव डन दिस। अगर n की वैल्यू मैं 1 ले लूँ दैट मीन्स यहाँ ऑड मल्टीपल उसके साथ माइनस वैल्यू, देख लो यहाँ अगर ऑड मल्टीपल था तो माइनस वैल्यू। अब अगर n की वैल्यू मैं 2 ले लूँ तो इवन आ जाएगा, दैट मीन्स प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पाई दैट मीन्स इवन मल्टीपल के साथ प्लस आ रहा है, और वही तो यहाँ पे बात भी है, इजंट इट, है या नहीं, यस। तो हम क्या बोल सकते हैं इस केस में, दैट वी कैन टेक द जनरलाइज सोल्यूशन एज इन दिस फॉर्म, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, जहाँ पे n क्या है, कोई भी इंटीजर वैल्यू। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, यस। तो ये अगर आपको समझ में आ चुकी है बात तो फिर आप आराम से इन तीनों के लिए जनरल सोल्यूशन बता सकते हो। सेम फंडा लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, साइन थीटा मैंने जैसे हमने साइन अल्फा किया है उसी तरह का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगाओगे, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो इसका देख ले सबके लिए जनरलाइज टर्म, तो हमारे पास सबके लिए जनरलाइज टर्म आ चुका है ये। तो साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा के लिए हम लिखते हैं थीटा इक्वल्स टू n पाई इन प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। अगर cos थीटा का सॉल्व करना है, दिस इज़ योर होमवर्क कि कैसे ये आता है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो सेम cos c माइनस cos d का फॉर्म लगा दो, दैट मीन्स cos थीटा माइनस cos अल्फा कर दो इक्वल्स टू 0, सॉल्व कर लो, यहाँ आ जाएगी वैल्यू। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, तो चलो फटाफट से दिखा दूँ। 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाता है, जब यहाँ cos c माइनस cos d होता था तो दोनों ही साइन टर्म, करेक्ट, तो माइनस 2 इंटू साइन हम बोलते थे c प्लस डी, दैट इज थीटा प्लस अल्फा बाई 2 होगा, इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ माइनस है, दैट मीन्स ये नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स कायदे से आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0, तो हम क्या बोलेंगे, थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू n पाई,
और हम बोल सकते हैं थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इक्वल्स टू n पाई. सो फ्रॉम हियर इफ यू विल सॉल्व देन व्हाट यू विल गेट, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस अल्फा, और यहाँ से थीटा इक्वल्स टू 2n पाई माइनस ये हो जाएगा प्लस अल्फा. अब इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, देखो 2n पाई यहाँ पे भी है, 2n पाई यहाँ पे भी है, माइनस अल्फा प्लस अल्फा. दैट मीन्स क्या मैं डायरेक्टली इसे थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा नहीं लिख सकती? बिल्कुल लिख सकती हूँ, यस. सो दिस विल बी द सोल्यूशन. एंड देखो यही तो है अपना जनरल सोल्यूशन. गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. तो बस इसी तरह से हम इसका जनरल सोल्यूशन निकालते हैं. तो जनरली आपको बस ये समझने के लिए है, और इससे अगर इसे आप खुद से प्रूव करते हो ना तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है कि कैसे हमें किसी रिजल्ट तक पहुंचना है. बट कायदे से आपको ये सारे रिजल्ट जो है बिल्कुल याद कर लेने हैं, बिकॉज हर बार आप इसे सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो. सो इन ट्रिग्नोमेट्री ऑल द फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एकदम ध्यान से कर लेना. एंड दिस ये जो लास्ट वाला टर्म है ये मैं आपको एज अ होमवर्क दे रही हूँ. यू हैव टू प्रूव बाय योरसेल्फ. नहीं होगा तो पूछ लेना डाउट क्लास में, ठीक है? क्लियर है? तो चलो इसके साथ ही चलते हैं आगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं सॉल्व. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू -1/2. तो चलो इसको सॉल्व करें. प्रिंसिपल सोल्यूशन सबको पता है, अब जनरल सोल्यूशन करना है, दैट मीन्स n के टर्म में चाहिए हमें. अब हमें ये भी समझ में आ चुका है कि जब भी cos थीटा है दैट मीन्स cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का फॉर्म लाना है और फिर थीटा को हमें जनरलाइज करना है. करेक्ट? तो वो फॉर्मूला एकदम दिमाग में होना चाहिए, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा जब भी हम बात करते हैं cos की. क्लियर? तो चलो यहाँ निकाले. क्या हो जाएगा, जैसे ही हमने यहाँ cos थीटा इक्वल्स टू -1/2 दिखा हमें, तो फिर हमारे पास तुरंत से ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला पिक्चर आ जाना चाहिए. करेक्ट? अब यहाँ पे क्या है, -1/2. दैट मीन्स अगर माइनस को थोड़ी देर साइड भी कर लो तो क्या लिख सकते हो, cos ऑफ 1/2 की वैल्यू कब आती है cos के टर्म में, जब इसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री. दैट इज नथिंग बट π/3. करेक्ट? अब ये माइनस साइन को मुझे अंदर एकोमोडेट करना है, तो क्या करना होगा, काफ़ी बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे कि माइनस को अंदर लेके गए, cos -π/6 बोल, नॉट 6, दिस विल बी 3, राइट? तो सबसे पहले तो इसे कर लो, ये 60 डिग्री है, दैट इज π/3. करेक्ट? तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, cos -π/3 कर देते हैं. आप मुझे बताओ cos -π/3 का मतलब क्या है, cos -60 डिग्री, और cos -60 डिग्री मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव. तो हाउ कैन यू डू दैट, राइट? आप नहीं कर सकते. तो इसलिए आपको क्या करना होगा, हमेशा ध्यान रखो कि नेगेटिव चाहिए. cos नेगेटिव कब कब होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाला पिक्चर मेरे दिमाग में है, दैट मीन्स सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में. देख लो, इन दोनों जगह पे अपना cos होगा नेगेटिव, मतलब जो भी एंगल लेनी है मुझे इन दोनों क्वाड्रेंट में लेनी है. और क्या बताया था, जब भी इन दोनों क्वाड्रेंट में एंगल लेनी है तो आपके पास दो ऑप्शन है, π/2 के साथ करो या तो पाई के साथ करो. π/2 इसलिए फेवरेबल नहीं होता है बिकॉज वहाँ पे साइन बन जाता है cos बन जाता है साइन, तो वो प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ डील करनी होती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस भी आते हैं. इस केस में क्या है, अगर मैं पाई के साथ डील करूं तो फंक्शन वही रह जाता है, बस ओनली प्लस माइनस हमारा चेंज होता है, तो वही बेनिफिशियल होता है, राइट? अच्छे से हम सबको हमने पढ़ा हुआ था. तो हम क्या कर सकते हैं, cos π/3 की जगह पे हमें क्या लिखना होगा सो दैट माइनस में वैल्यू मिले. पाई माइनस कर सकते हो, पाई प्लस कर सकते हो, राइट? तो कर दो. तो हमें क्या मिल सकता है यहाँ से, आइदर वी कैन राइट cos पाई माइनस π/3 करोगे तो इसका मतलब 3π माइनस पाई दैट इज 2π/3, तो 2π/3 लिख सकते हो, या तो फिर आप लिख सकते हो cos पाई प्लस दैट मीन्स नथिंग बट 4π/3. ये दोनों ही जो एंगल हैं ये दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं, दोनों ही आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन में लाई करते हैं. तो इन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? काफ़ी बच्चे बोलते हैं ना अब इसे लेना है या इसे लेना है, आप दोनों में से कोई सा भी एंगल ले सकते हो बिकॉज वहाँ n क्या है, इंटीजर. तो इंटीजर की जब भी वैल्यू आप पुट करोगे ना, माइनस में प्लस में वट एवर यू वांट टू पुट द वैल्यूज़, उन सब के लिए वैल्यू रिपीट ऐसे भी होने वाली है आपके पास. ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बस अब हम क्या करेंगे, हमारे पास cos अल्फा मिल चुका है, तो देयरफॉर जनरलाइज सोल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसका मतलब प्लस माइनस, या तो आप 2π/3 लिखो, या तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, और 2n पाई प्लस माइनस 4π/3. सो बोथ आर करेक्ट आंसर. ऐसा नहीं है कि ये वाला करेक्ट है और ये रॉन्ग है, दोनों ही बिल्कुल सही आंसर है. एंड दिस इज द सोल्यूशन, दैट मीन्स जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. क्लियर, अंडरस्टूड? तो चलो एक और क्वेश्चन देखें.
और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो यहाँ पे भी हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है। किसके लिए? फॉर cosec स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉट 2 थीटा। तो थोड़ा डिफरेंट आया, साइन कॉस में तो बहुत कर चुके थे, टैन को भी देखा था, थोड़ा नया देखते हैं, है ना। कुछ भी टफ नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक पता है, तो सब कर सकते हैं। अब जैसे ही cosec स्क्वायर 2 थीटा दिखा और यहाँ cot 2 थीटा दिखा, तो इसका मतलब आपके दिमाग में एकदम बत्ती जल जानी चाहिए और दिमाग में आ जाना चाहिए कि cosec है, कॉट है, और हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता है जिसको पाइथागोरियन आइडेंटिटी भी बोलते हैं। क्या है वो? cosec स्क्वायर थीटा, इफ़ यू रिमेंबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? करेक्ट, 1। तो क्या मैं ये फंडा यूज़ नहीं कर सकती यहाँ, बिकॉज एक कॉट के फॉर्म में ऑलरेडी है। तो दैट मीन्स cosec स्क्वायर 2 थीटा की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा लिख सकती हूँ, बिल्कुल। तो चलो लिख डालो। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉट 2 थीटा। अब ये देखो 1 1 तो दोनों जगह से मैं आराम से कैंसिल करा सकती हूँ, राइट। अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू? गलती से भी ये कॉट थीटा और कॉट 2 थीटा कैंसिल मत करा देना। अगर आपने कैंसिल कराया दैट मीन्स यू आर अज्यूमिंग कि कॉट 2 थीटा की वैल्यू 0 नहीं है, बट आपको पता नहीं है, करेक्ट। आपको तो सोल्यूशन निकालना है, आपको तो बताना है, तो इसलिए हम ऐसी गलती कभी नहीं करते हैं। हमेशा से मैंने आपको बताया है कि जब भी कुछ कैंसिल करा रहे हो तो हमेशा दिमाग में चेक कर लो कि क्या उसकी वैल्यू 0 नहीं है। 0 नहीं है तभी कैंसिल करा सकते हैं, नहीं तो नहीं कैंसिल करा सकते। तो क्या करना होगा? उसको लेके आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद देखेंगे तो कॉट स्क्वायर 2 थीटा माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस यहाँ पे इधर आ जाएगा, तो प्लस कॉट 2 थीटा इक्वल्स टू 0। अब तो फैक्टराइज करना बचपन से ही सीखा है, क्या करोगे? कॉट 2 थीटा को ले लो कॉमन, क्या मिला हमें? कॉट 2 थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0, राइट। दोनों में से कोई भी टर्म। सो फ्रॉम हियर अगर कॉट 2 थीटा की वैल्यू 0 हुई तब, या तो फिर कॉट 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1, तब ये वैल्यू अपना सोल्यूशन देगा। तो दैट मीन्स अपने पास 2 ऐसे टर्म आ चुके हैं। अब इन दोनों के लिए आपको सोल्यूशन चाहिए। नाउ टेल मी कॉट 2 थीटा इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब हुआ? आपको पता है कि जब भी कॉट के बारे में हम 0 के लिए बोल रहे हैं, ये फॉलो किसको करता है? कॉस को। तो क्या होगा? यस, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, बिकॉज कॉस बाय साइन होता है। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इक्वल्स टू यस 2n पाई प्लस माइनस क्या? नॉट 2n पाई प्लस माइनस, दिस इज ऑल्ड मल्टीपल ऑफ π/2, करेक्ट। तो हमें क्या लिखना होगा? मुझे लिखना होगा 2n प्लस इंटू π/2। डन? यस। सो फ्रॉम हियर सिर्फ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2n प्लस इंटू π/4। तो एक सोल्यूशन तो हमने ये निकाल लिया। अब यहाँ से करते हैं इसे सॉल्व, यहाँ से हम निकालेंगे दूसरा सोल्यूशन। तो चलो उसे भी निकाल लिया जाए। तो दूसरे सोल्यूशन के लिए आपको अब अल्फ़ा वाला टर्म चेक करना होगा। तो -1 आया है, इसका मतलब अगर इसे मैं, जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न लग रहा है कि कॉट को कैसे सॉल्व किया जाए, क्या बताया था? कन्वर्ट कर लेना टैन के फॉर्म में। क्या हो जाएगा? 1/tan 2 थीटा इक्वल्स टू -1 ओनली। सो फ्रॉम हियर ऑल्सो व्हाट यू विल गेट? tan 2 थीटा इक्वल्स टू -1, सेम, करेक्ट होगी वैल्यू। अब -1 है एंड यू नो कि हम इसे -1 को tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए फिर से हमें किसको बुलाना होगा? अपने ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाले पिक्चर को। तो चलो इसको बुला लिया जाए। -1 है, tan माइनस कब होता है? जबकि वो सेकेंड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। कोई भी वैल्यू ले लो। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लोगे 1 वैल्यू कब मिलेगी? यहाँ 45 है, दैट मीन्स यहाँ 180 माइनस π/4 करना होगा। दैट मीन्स पाई माइनस π/4 करना पड़ेगा। कितनी वैल्यू मिलेगी? करेक्ट, हमें मिल जाएगी यहाँ से 3 π/4, है ना। तो चलो लिख दे यहाँ पे 3 π/4। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से tan ऑफ 3 π/4। तो ये एंगल हमने लिख दिया। अब tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा आ चुका है। क्या करना होता था याद करो? हम आराम से लिख देते थे 2 थीटा इक्वल्स टू, इस फॉर्म में बहुत ही इजी फॉर्मूला था, ओनली प्लस आता था, राइट। n पाई प्लस अल्फा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? n पाई प्लस 3 π/4, दैट्स ऑल। सो फ्रॉम हियर अगर मैं थीटा की वैल्यू लिखूँ तो क्या हो जाएगा? n π/2 प्लस 3 π/8। So either this will be the solution और this will be the solution, that means दोनों ही अपने जो होंगे वो सोल्यूशन होंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आप आंसर में क्या लिख सकते हो? आंसर में आपको लिखना होगा दैट थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस π/4, 2n प्लस 1 इंटू π/4, 4 और लिख सकते हो n पाई प्लस 3 π/8। सो फ्रॉम हियर अगर मैं थीटा की वैल्यू लिखूँ तो क्या हो जाएगा? n पाई प्लस 3 π/8 और लिख सकते हो n पाई प्लस 1 इंटू π/4 और लिख सकते हो n पाई प्लस 3 π/8 और लिख सकते हो n पाई प्लस 1 इंटू π/4 और लिख सकते हो n पाई प्लस 3 π/8 और लिख सकते हो n पाई प्लस 1 इंटू π/4 और लिख सकते हो n पाई प्लस 3 π/8 और लिख सकते हो n पाई प्लस 1 इंटू π/4 और लिख सकते हो n पाई प्लस 3 π/8 और लिख सकते हो n पाई प्लस 1 इंटू π/4 और लिख सकते हो n पाई प्लस 3 π/8 और लिख सकते हो n पाई प्लस 1 इंटू π/4 और लिख सकते हो n पाई प्लस 1 इंटू π/4 और लिख सकते हो n पाई प्लस 3 π/8 और लिख सकते हो n पाई प्लस 1 इंटू π/4 और लिख सकते हो n
by 2 plus 3 pi by 8. So this will be the solution for this particular question. That means general solution. जहाँ हमेशा याद रखना n belongs to z you have to write. अगर ये नहीं लिखे तो गलती हो जाएगी. क्लियर? और अब आ चुके हैं कुछ और नए फॉर्म. दैट मीन्स ये 3 जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, तो इन तीनों को भी बिल्कुल ध्यान से याद करना है. करेक्ट? तो हमने ऑलरेडी देख लिए थे 7 फॉर्म. तो अब हमारे पास आ चुका है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा. इसे कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ साइन सी माइनस साइन डी नहीं चलेगा, राइट? तो यहाँ 2 तरीके हैं सॉल्व करने के लिए. आपको पता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा करोगे तो यहाँ से भी हमें पता था कि क्या करते थे, साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हो. 2 तरीके के मिलेंगे आपके पास सोल्यूशन, फिर उसको जनरलाइज करना होगा. तो वहाँ से जब 2 तरीके के सोल्यूशन मिलते हैं, जनरलाइज करना इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, आपने देखा है. तो उससे भी सिंपल तरीका है हमारे पास, बिकॉज हमें सारे तरह के फॉर्मूले पता हैं. साइन स्क्वायर है, क्या करते थे? करेक्ट, हम इसे कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड यू नो कि अगर मैं यहाँ से इसे लिख दूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. करेक्ट. सिमिलरली राइट हैंड साइड में मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos 2 अल्फा, सुपर डुपर इजी फॉर्म. एंड यू नो कि जब भी हमारे पास cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा आता था तो हम क्या करते थे? करेक्ट, 2 थीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते थे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, है ना. तो यहाँ अल्फा की जगह क्या है? 2 अल्फा. सो फ्रॉम हियर अगर मुझे सिर्फ थीटा चाहिए तो मैं क्या लिखूंगी? 2 कैंसिल करा दो हर जगह से, क्या मिला? n पाई प्लस माइनस अल्फा. सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा. और बहुत ही मज़े की बात ये है कि यही सोल्यूशन होता है इसके लिए भी और इसके लिए भी. कोई कन्फ्यूज़न है तो यहाँ से चेक करके देख लो. अंडरस्टूड द पॉइंट? तो तीनों के लिए आपको बस एक ही बार में याद करने से हो जाता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर ही लेना, छोड़ना मत. करेक्ट. चलो इसके लिए देख लेते हैं. कॉस के लिए तो आप समझ ही चुके हैं. सेम तरीके से हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा कर सकते हैं. करेक्ट. तो चलो इसको होमवर्क नहीं दूंगी, इसे मैं भी करा देती हूँ, नहीं तो लगेगा कि सारे ही होमवर्क मिल गए. एक होमवर्क तो पक्के से कर लेना वहाँ पे जो बताया था लास्ट. अब इसको चलो मैं सॉल्व करा देती हूँ, बिकॉज ये जो है ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है. अब जब हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा है और फिर हमें इसे सॉल्व करना है, थीटा को जनरलाइज करना है, तो क्या करोगे? आपको याद होगा मैंने बहुत बार यूज़ किया है कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड. डू यू रिमेंबर? कॉम्बिनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड क्या करता था? a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी का फॉर्म होता था. याद करो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी करते थे, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी करते थे. जो इस साइड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वही हम राइट हैंड साइड करते हैं. तो अगर मैं इसे इस तरीके से लिख लूँ 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ये क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 है, तो मैं 1 के साथ माइनस प्लस दोनों कर सकती हूँ. तो जो काम मैंने लेफ्ट हैंड साइड किया वही मुझे राइट हैंड साइड भी करना होगा. दैट मीन्स 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा करना होगा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अब मुझे कोई भी बता सकता है कि क्या ये कोई एक फॉर्मूला है? यस, बिल्कुल है. कौन सा फॉर्मूला है? cos 2 थीटा का, और ये cos 2 अल्फा का. और आ गया हमारे पास जनरलाइज सोल्यूशन 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा. और यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली थीटा की? n पाई प्लस माइनस अल्फा. और देखो यही तो हमने प्रूव किया था साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी. तो आ गया ना जनरल सोल्यूशन. सो दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी अपने पास कोई भी इस तरह का फॉर्म दिखता है इन तीनों में से कोई भी, तो हम आराम से उसे थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, बशर्ते कि जो n है वो है इंटीजर वैल्यू. क्लियर है? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. तो चलो अब करते हैं ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. देख सकते हो क्या है यहाँ? द नंबर ऑफ सोल्यूशन. ध्यान रखना, अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदल गया है. ये देख सकते हो आया हुआ है अपने जेई मेन जुलाई के 2021 में. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड समझ भी जाओ कि अभी जो पढ़ा है उसी से कैसे इसे सॉल्व करना है. आपको नंबर ऑफ सोल्यूशंस बताने हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जहाँ x को हमें किस में लेना है? 0 से 4 पाए. तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा
एक ही पैटर्न में पूछा जाएगा कि आपको जनरल सोल्यूशन बताना है या प्रिंसिपल सोल्यूशन। आपको एक पूरी इंटरवल दे दी जाएगी, उसके अंदर से आपको सोल्यूशन बताना है, और ज़रूरी नहीं है कि आपको सोल्यूशन ही बताना है, नंबर ऑफ सोल्यूशन बताना है, देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, ट्राई करो सॉल्व करने का। क्या करना होगा, अपने पास है sin 7x प्लस cos 7x। मैंने बिगिनिंग में ही बताया था, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हो या तो फिर लीनियर हो, कोई भी इक्वेशन हो सकता है, बस ओनली द थिंग इज़ व्हाट कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने चाहिए। तो इसलिए मैं बताती हूँ हमेशा कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, ईजी है और इंटरेस्टिंग है। अगर यही आपके पास आ जाता है x⁻7 प्लस y⁻7 इक्वल्स टू 1, तो आपको मुश्किल आती सॉल्व करने में। बट देखो ये कितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे इक्वल्स टू 1 है ना, और x बिलोंग करता है 0 से लेके 4π के बीच में, करेक्ट। अब कैसे सोचे इसको, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भाई 0 होना चाहिए और ये 1 होना चाहिए, ये 1 होगा तो ये 0 होगा। बिल्कुल करेक्ट, एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। बट आपको कैसे पता कि 0 से लेके 2π के बीच में या 4π के बीच में ऐसी कोई एंगल नहीं है जिसपे इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी ऐड करने पे। अगर मैं यहाँ बोल देती कि sin स्क्वायर x लेना है प्लस cos स्क्वायर x लेना है, तो आप सबको पता है कि उसकी वैल्यू 1 होती है। कब, एक तो जब 0 और हम लेते हैं π/2 पे तब भी, और फिर कब, जब π/4 लेते हैं तब भी, करेक्ट। आप सबको पता है क्योंकि π/4 पे क्या वैल्यू होती है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2। अगेन यहाँ पे भी 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 मिल गया, हो गया 1, करेक्ट। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखो कि अगर मैंने यहाँ पे आपको बोला कि अगर मैं sin x की जो वैल्यू है ना, इफ़ sin x की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है अपनी -1 से 1 के बीच में, जैसे ही मैंने यहाँ क्लोज ब्रैकेट नहीं लिया है, अगर ये वैल्यू यहाँ बिलोंग करी है -1 से 1 के सारे बीच की वैल्यू, तो इसका जो पावर होगा, ठीक है, दैट मीन्स 7 पावर जो होगा वो कायदे से छोटा होगा या नहीं साइन स्क्वायर से। टेल मी वाई, बिकॉज ये क्या है अंदर -1 से 1 के बीच की वैल्यू सारी फ्रैक्शन वैल्यू है, करेक्ट है ना, सारी फ्रैक्शन वैल्यू। तो फ्रैक्शन वैल्यू का जब भी हम पावर लेते हैं तो वो और छोटी होती जाती है, तो जितना आप पावर इंक्रीज करोगे वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है। तो उसके हिसाब से sin टू द पावर 7x इज ऑलवेज लेस देन sin स्क्वायर x, करेक्ट। एंड सिमिलरली cos टू द पावर 7x, अगर मैं ये एंड इसके साथ साथ cos x की भी वैल्यू बोल लूँ कि ये भी -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन cos स्क्वायर x। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूँ, दैट मीन्स इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर ऐड किया जाए तो हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है कि sin 7x प्लस cos 7x की जो वैल्यू होगी ऑफकोर्स लेस देन हो जाएगी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x की, या नहीं। Yes, it will be. So from here हमें क्या समझ में आ रहा है कि sin 7x प्लस cos 7x की जो वैल्यू है वो होगी लेस देन 1 और नॉट, बिकॉज दिस इज नथिंग बट 1। तो अगर हमें ये पता चल चुका है, और ये किस रेंज में, जबकि अपना ये लाई करता है -1 से 1 में ओपन इंटरवल में, करेक्ट। दैट मीन्स ये कभी भी इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, इस रेंज की वैल्यू चेक ही नहीं करनी है। सो देयरफॉर sin 7x प्लस cos 7x की वैल्यू 1 कब होगी, जबकि हमारे पास आइदर sin x की वैल्यू 1 होगी और cos x की वैल्यू 1 होगी, इजंट इट। जब इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू 1 होगी तभी मिलेगा हमें इसकी वैल्यू 1, करेक्ट। और आपको पता है कि जब sin x की वैल्यू 1 होती है तो cos x की 0, एंड cos x की जब 1 होती है तो sin x की 0। ये तो आप सबको पता है कि दोनों की वैल्यू 1 एक बार में नहीं आता। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट मीन्स जैसे ही sin x की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब cos x की वैल्यू 0 होगी, और जैसे ही cos x की वैल्यू 1 होगी इसका मतलब sin x की वैल्यू 0 होगी। एंड यू नो दिस कॉन्सेप्ट कि जब भी हम बात करते हैं sin की वैल्यू 0, इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे बात कर रहे हैं। cos की वैल्यू 0 और यहाँ पे तो हम कहाँ की बात करते हैं, इधर यहाँ की और यहाँ की। दैट मीन्स यही सारे 4 पॉइंट हैं जिनमें हमें चेक करना है। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? यस। अब ध्यान देना बहुत ही ध्यान से। ये पता है कि 0 है, 2π है, मैं यहाँ 4π भी ले रही हूँ बिकॉज हमें यहाँ पे 0 से 4π तक जाना है। नाउ जस्ट लुक हियर वेरी केयरफुली कि हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू 1 चाहिए। इसका मतलब क्या हम -1 ले सकते हैं? नहीं,
वाई बिकॉज -1⁻7 जैसे ही रखोगे क्या हो जाएगा -1 एंड दिस विल बी 0। इसका मतलब हमें वैल्यू -1 मिलेगी जो कि हम नहीं ले सकते हैं सोल्यूशन में। दैट मीन्स सोल्यूशन में हमें क्या लेना होगा, सिर्फ वैसे पॉइंट जहाँ सिर्फ वैल्यू 1 और 0 मिल रही है, ना कि -1। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? यस। तो हमें 1 कहाँ पे मिल रहा है, साइन की वैल्यू 0 होती है यहाँ पे, ठीक है, कॉस की वैल्यू होती है 1 यहाँ, दैट मीन्स एक पॉइंट ये हो गया, करेक्ट। कौन कौन से पॉइंट पे सोल्यूशन मिल रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन एक यहाँ मिला, फिर कहाँ मिलेगा, फिर अगर यहाँ आ जाओ तो हमें मिलेगा या नहीं, बिल्कुल मिल रहा है बिकॉज यहाँ पे वैल्यू 1 होती है साइन की और कॉस की होती है 0। क्या हमें यहाँ मिलेगा, नहीं, बिकॉज यहाँ पे कॉस की वैल्यू -1 हो जाती है। क्या हमें यहाँ मिलेगा, नहीं, बिकॉज यहाँ पे भी क्या हो जाती है, साइन की वैल्यू -1। दैट मीन्स वी कैन टेक ओनली दीज 2 वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू तो हमने किस में लिया, 0 से 2π में, करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? यस। उसके बाद हम फिर से कहाँ ले सकते हैं, एक तो हो जाएगा 0, उसके बाद हो जाएगा π/2, फिर से हम आएंगे 2π पे, फिर हम जाएंगे यहाँ। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? यस। तो 2π प्लस भी तो हम π/2 करेंगे ना, तो तब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5π/2, और फिर हम आएंगे घूमते हुए यहाँ जो कि होगा अपना 4π। इसका मतलब 4π विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। अब कितने नंबर ऑफ सोल्यूशन मिले देख लो, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 सोल्यूशन। कौन सा ऑप्शन है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट कि कैसे हम इसका सोल्यूशन को निकालते हैं, करेक्ट, क्लियर है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको मैंने बताया कि साइन 7x प्लस कॉस 7x इक्वल्स टू 1 जो निकालना है, और ये आपने यहाँ सॉल्व किया कि इसकी वैल्यू जो है हमेशा ही लेस देन 1 होती है, जबकि अपनी वैल्यू -1 और 1 के फॉर्म में होगी बीच में। तो इसे आपको बार बार नहीं करना है, दिस इज़ फॉर वन टाइम फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आपको डील करना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो ऑब्जेक्टिव में अब कोई भी पावर लगा दिया जाए, यू हैव टू जस्ट लुक इन टू दिस कि ऐसे ही होता है, आपके दिमाग में ये फिक्स हो जाना चाहिए, और फिर आपको सिर्फ ध्यान देना है कहाँ 0 वैल्यू हो रही है और कहाँ 1। और यही अगर यहाँ इवन पावर होते तो आपको माइनस वाले पॉइंट्स भी इंक्लूड करने पड़ते। अंडरस्टूड? उस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन है वो डिफरेंट हो जाता। अंडरस्टूड द पॉइंट और नॉट? कि हमें वहाँ पे पाई वाला भी लेना होता वैल्यू, हमें फिर से 3π वाली वैल्यू भी लेनी होती, हमें ये वाला पॉइंट भी लेना होता 3π/2, बिकॉज -1 टू द पावर इवन रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1। सो दैट्स वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बिल्कुल। क्लियर? अंडरस्टूड? तो चलो चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। और ये देखो, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हो यहाँ क्या है, द नंबर ऑफ वैल्यूज। दैट मीन्स यहाँ पे भी आप फोकस यहाँ पे रखो कि नंबर ऑफ वैल्यूज चाहिए ना कि सोल्यूशन, राइट? तभी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है ऑफ x इन द इंटरवल 0 to 3π। अब यहाँ पे भी इंटरवल दे दिया गया है, देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है IEEE के 2006 में। तो आप देखो, सबसे पहले तो इक्वेशन को लिख लेते हैं अच्छे से। 2 sin² x है, देन प्लस 5 sin x है, ठीक है, और फिर है -3 इक्वल्स टू 0। अब ये किस तरह का इक्वेशन दिख रहा है, आराम से दिख रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन साइन के टर्म में, है ना? तो आपको ये सॉल्व करना तो आता ही है। कैसे करते थे फैक्टराइज, -3 × 2 दैट मीन्स -6, तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाए, अगर मैं यहाँ sin² x है 5 है यहाँ, तो ऑफकोर्स अगर मैं +6 sin x कर दूँ -sin x कर दूँ तो बात बन जाएगी, है ना? -3 इक्वल्स टू 0। अब ले लो कॉमन जो ले सकते हो, तो क्या मिला हमें यहाँ से 2 sin x, तो यहाँ हमें मिल गया sin x +3, ठीक है, -1 कॉमन लो तो यहाँ क्या मिल गया, सेम sin x +3, है ना? दैट इक्वल्स टू 0। अब कॉमन ले लो तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि sin x +3 मल्टीप्लाइड बाई 2 sin x एंड देन -1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आइदर दिस विल बी 0 और दिस विल बी 0। अब ध्यान से देखना कि क्या ये 0 हो सकता है, नहीं। वाई? बिकॉज sin x की वैल्यू हमारे पास -3 कभी होती ही नहीं है। सो sin x +3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, राइट? जब ये 0 नहीं हो सकती, देयरफॉर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू आएगी। दैट मीन्स 2 sin x -1 फॉर श्योर इट विल बी 0। इसका मतलब क्या समझ में आया कि sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 और नॉट? यस। अब sin x की वैल्यू जब 1/2 हो रही है, इसका मतलब नथिंग बट साइन ऑफ π/6। तो ये तो हमने देखा ही हुआ था कि π/6 पे वैल्यू हमने चेक करी हुई है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, हमें सोल्यूशन नहीं निकालना है, तो आप यहाँ टाइम वेस्ट मत करने लग जाना। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज़, करेक्ट? तो अब नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए अपने फेवरेट ऐड टू शुगर वाले
ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाले फंडे को बुला लो। डन। π/6 पे दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 30 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए और 0 to 3 पाई में चाहिए। तो ये 0 है, 2 पाई है और ये है अपना पाई एंड बोल सकते हो 3 पाई, करेक्ट है ना, ये वाली लाइन। इसका मतलब हमें इस इंटरवल में वैल्यू जो चाहिए वो तभी चाहिए जब साइन की वैल्यू कितनी हो रही है, साइन थीटा की 1/2, दैट मीन्स 30 डिग्री पे। तो एक तो 30 डिग्री यहाँ मिलेगा, दूसरा हमें यहाँ पे भी उसकी वैल्यू सेम मिलेगी, करेक्ट। यू नो दैट पाई माइनस π/6 करते थे हम। फिर से आपको वैल्यू यहाँ पे भी मिल सकती है बट वो मिलेगी नेगेटिव, यहाँ पे भी मिलेगी बट वो मिलेगी नेगेटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू तो भाई इसी दो इंटरवल में मिलता है, दैट मीन्स एक बारी यहाँ मिला, एक बारी यहाँ मिला। अब फिर से जब 0 से लेके 2 पाई तक आए तो हम बस यही दोनों वैल्यू हमें मिली है। अब फिर से जब 2 पाई से लेके 3 पाई तक जाओगे तो फिर से ये दो वैल्यू मिलेगी या नहीं, बिल्कुल मिलेगी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस, दैट मीन्स कितने ऐसे सोल्यूशन मिले हमें, 4 और नॉट। गॉट दिस? अंडरस्टूड द आइडिया? दैट मीन्स एक बारी ये मिला, दूसरी बारी ये मिला। फिर से जब हम आए, कलर चेंज करके बता दे रही हूँ, फिर से एक वैल्यू हमें यहाँ पे मिली फिर से, राइट। तो एक वैल्यू और मिल गई तो दूसरी वैल्यू हो गई है। तो दूसरी वैल्यू मिल गई फिर से यहाँ पे, दैट मीन्स तीसरी वैल्यू ना, तीसरी वैल्यू और फिर चौथी वैल्यू यहाँ पे मिल गई। दैट मीन्स टोटल मिला के हमारे पास कितने सोल्यूशन मिले, 4 सोल्यूशन। सो दिस विल बी द आंसर इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल। कौन सा ऑप्शन है? सो वी कैन सी ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? अंडरस्टूड? तो कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये देखो, ये हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन है लीनियर इनइक्वालिटीज का, राइट। तो ऑलरेडी मैंने बोला हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एकदम ध्यान से देखो कि कैसे हम सोल्यूशन करते हैं, जहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होते हैं या तो फिर इनइक्वेशन, दैट मीन्स इनइक्वालिटीज, करेक्ट। तो इनइक्वालिटीज का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बट वहाँ पे हमने पढ़ा था अलजेब्राइक इनइक्वालिटी, करेक्ट। बट यहाँ क्या है, बस अलजेब्राइक टर्म की जगह पे यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ चुके हैं, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स के फॉर्म में है ना, एंड यहाँ इक्वल की जगह पे हमारे पास है लेस देन इक्वल टू, तो तभी बन गया ये ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फंडा होता है, वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, बट द ओनली थिंग इज व्हाट कि जहाँ पे हमारा एक्स एंड वाई डील होता था वहाँ अब साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स डील होगा। क्लियर? तो चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। और ये देख लो यहाँ पे x जो है बिलोंग कर रहा है 0 से लेके 2 पाई के बीच में, दैट मीन्स ये इंटरवल मेंशन है, करेक्ट। और हमें चाहिए क्या, द सोल्यूशन सेट, दैट मीन्स यहाँ हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन की बात नहीं करनी है, ना ही सोल्यूशन की, हमें बात करनी है यहाँ सोल्यूशन सेट की। इसका मतलब एक पूरा का पूरा इंटरवल चाहिए। डन। तो अब है क्या, 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस 8 sin x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इसे लिख लो, फिर उसके बाद इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस 8 sin x, ठीक है, प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। डन। यही हमारे पास। अब इसे क्या करना होता था जनरली ऐसे क्वेश्चंस के लिए, जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है यहाँ और वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। तो जब फैक्टराइज करोगे तो क्या दिख रहा है, 4 × 3 दैट इज 12। तो ऑफकोर्स यहाँ -8 है, दैट मीन्स -6 एंड -2 के फॉर्म में हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो चलो ब्रेक कर लिया जाए। सो व्हाट यू विल गेट, 4 sin स्क्वायर एक्स, देन माइनस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 sin x, देन -2 sin x एंड देन प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब जो भी कॉमन ले सकते हो ले लो। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 2 sin x वी कैन टेक कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ पे भी 2 sin x माइनस यहाँ 3। डन। अब यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, दैट मीन्स वी कैन टेक -1 कॉमन, क्योंकि हमें वही चाहिए जो यहाँ पे हमारे पास कॉमन में मिला है। तो क्या हो जाएगा, -1 कॉमन लिया तो दिस इज 2 sin x एंड देन यहाँ पे हो जाएगा -3। डन, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं फैक्टर के फॉर्म में, 2 sin x हो गया है -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 sin x एंड देन -1 लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखो हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स नेगेटिव, करेक्ट। अब यहाँ देखो, अगर मैं सिर्फ इस टर्म की बात करूँ जो कि है 2 sin x -3, क्या समझ में आ रहा है? अगर ध्यान दो तो क्या ये टर्म हमेशा ही नेगेटिव नहीं दे रहा आपको?
जस्ट सी प्रॉपरली, कैसे समझ में आएगा। साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में, राइट। तो ऑफकोर्स 2 साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, -2 से 2 के बीच में। तो ऑफकोर्स अगर -2 से 2 के बीच में कोई भी हम नंबर -3 करें तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी या नहीं। यस तो चलो, अगर नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। क्या है अपने पास, यहाँ पे है, हमें पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो लाई करती है फ्रॉम -1 to 1। डन। अगर मैं यही 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स की वैल्यू लाई करेगी -2 से लेके 2 के बीच में, है ना। अब यहाँ है क्या, 2 साइन एक्स -3 है। तो अगर मैं यहाँ 2 साइन एक्स -3 कर दूँ, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड -3 करना होगा। तो 2 - 3 कितना होता है, -1। डन। एंड -2 - 3 कितना हो जाएगा, -5। दैट मीन्स दिस वैल्यू विल लाई ऑलवेज इन द इंटरवल ऑफ -5 से लेके -1 के बीच में। इसका मतलब नेगेटिव, इजंट इट। यस तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, है ना। तो यहाँ से हम आराम से इसके बारे में समझ चुके हैं दैट दिस इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ही वैल्यूशन कर दिया गया है कि 0 से 2π में लेना है, उसमें लो या किसी भी इंटरवल में लो, दिस वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव। अब अगर एक यहाँ पे टर्म हमारा नेगेटिव है तो उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट हमें रिजल्ट जो है वो भी नेगेटिव मिले, टेल मी। ऑफ कोर्स पॉजिटिव, इजंट इट। दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, ये वाले टर्म को हमेशा ही लेना होगा कि वो पॉजिटिव है, नहीं तो नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0, द प्रोडक्ट मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एक हमें समझ में आ चुका है कि इट इज ऑलवेज नेगेटिव, इसका मतलब दिस मस्ट बी पॉजिटिव, है ना। यस तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझना था। समझ रहे हो बात कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आप बस इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जो भी लगा सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन लगा लो। क्या करना होगा, चलो थोड़ा और कलर चेंज कर लिया जाए। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज कि 2 साइन एक्स -1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट, हमेशा पॉजिटिव होने के लिए। अब इसका मतलब क्या हो गया कि साइन एक्स की वैल्यू मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, है ना, यही होगी वैल्यू, करेक्ट। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 है, इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली कायदे से अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन π/6 आप बोल सकते हो, है ना। अब बुलाते हैं अपने ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाले फंडे को, ठीक है। तो ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी आ गया है। अब आप मुझे बताओ कि ये 1/2 कहाँ पे होती है, 30 डिग्री पे, करेक्ट। तो 30 डिग्री दैट मीन्स समवेयर हियर, दिस इज योर π/6 वाला लाइन, है ना। और हमें पता है कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट मीन्स साइन एक्स की वैल्यू जो है मोर देन 1/2 होनी चाहिए। इसका मतलब या तो इक्वल हो सकता है या उससे ज़्यादा। अब आपको साइन के बारे में ग्राफ का नेचर भी अच्छे से पता है, दैट इट इज़ लाइक दिस। हमें जब बात करनी है सिर्फ 0 से लेके 2π के बीच में, तो आप मुझे खुद बताओ कि 0 से 2π के बीच में इस पाई के बाद तो वैल्यू नेगेटिव है, जिसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, राइट। हमें कहाँ से कहाँ बात करनी है, इस 30 डिग्री पे ये 1/2 होता है। दैट मीन्स हम 30 डिग्री से कहाँ तक चले सो दैट इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा मिलेगी। ये आपको दिख रहा है कि सिमिलर यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस 1/2, और उसके बाद वैल्यू डिक्रीज हो रही है। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? यस, दैट मीन्स आपको पता है कि सेम वैल्यू हमें कब मिलती है, जब पाई -π/6 करते हैं, है कि नहीं। यस, और पाई माइनस हम π/6 कब करते हैं, जबकि अपने पास वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ आ जाती है 5π/6, इजंट इट। दैट मीन्स दो जगह पे हमें वैल्यू 1/2 मिलती है साइन की, और वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। दैट मीन्स अब जो हमें वैल्यू चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस 1/2, तो ऑफकोर्स हमें क्या करना होगा, इस पूरे इंटरवल को लेना होगा या नहीं। यस, इन बिटवीन 0 to 2π, ये लाइन है अपना 0 वाला, और साथ ही 2π वाला भी, ये लाइन है अपना पाई वाला। तो ऑफकोर्स 0 से लेके 2π के बीच में हमें सिर्फ यही एक इंटरवल ऐसा दिख रहा है जिसमें साइन एक्स की वैल्यू जो है मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2, और उसकी वजह से ये पूरा टर्म होगा पॉजिटिव, और उसकी वजह से ये पूरा प्रोडक्ट हो जाएगा नेगेटिव या तो लेस देन 0, इक्वल्स टू 0।
क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो कौन सा अपना ऑप्शन होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा? ऑफ कोर्स वी कैन सी दैट डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो इस वजह से हमारा डी होगा करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यस, तो चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन, और ये रहा हमारा आखिरी क्वेश्चन, और इसी से सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ व्हाट, यू कैन सी मॉड ऑफ cos x है इक्वल्स टू sin x, और जहाँ x अपने इंटरवल में लाई कर रहा है 0 से लेके 4 पाई के बीच में, करेक्ट। तो मॉड के साथ हमने डील करना है यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। क्या करोगे? सबसे पहले आप सबको पता है कि मॉड ऑफ cos x है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू 2 होगी। दैट मीन्स एक तो पॉजिटिव cos x होगी, कब होगी? जब अपना जो cos x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्लियर, सही बात है, यस। और इसके अंदर की वैल्यू अपनी निकलती है माइनस में, कब? जब उसके अंदर की वैल्यू होती है लेस देन 0, इजंट इट? यही है मतलब। अब देखो, जब हमारे पास ये आइडिया आ चुका है तो हमारे पास दो केसेस बन रहा है, राइट। तो केस 1 के अंदर हमारा क्या है? केस 1 में हम ले सकते हैं cos x इज व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस केस में अपना जो इक्वेशन है वो क्या बनेगा? परफेक्ट cos x इक्वल्स टू sin x। अब जब ये इक्वेशन बना तो कोई भी यहाँ बता सकता है कि cos को इस साइड लेके जाऊंगी तो क्या मिलेगा? tan x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 1। डन, ओके, करेक्ट। तो tan x की वैल्यू वही 1 मिल गई। अब मुझे इसके आगे नहीं बढ़ना, बिकॉज मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए, बस नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो मैं अपना टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करने वाली। चलो आगे चलते हैं। अब जब केस 2 के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ क्या है अपना cos x जो है वो लेस देन 0 है। डन। अब cos x जब लेस देन 0 है तो हमारे पास इक्वेशन क्या बना? माइनस ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x, करेक्ट। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या समझ में आ रहा है? tan x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1। अंडरस्टूड? यस। तो यहाँ पे मुझे सॉल्व नहीं करना। अब मुझे करना क्या है उस पर ध्यान देना कि यहाँ पे अगर मैं ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी वाले फंडे को बुला लूँ तो भाई यहाँ लिख भी देती हूँ, ठीक है। अब देखो, हमें चाहिए 0 से 2 पाई 4 पाई के बीच में, तो 0 हो गया भाई, ये 2 पाई हो गया, ये अपना 4 पाई भी है, ये है अपना π/2, ये हो गया अपना 5 π/2, करेक्ट है ना। दैट मीन्स 2 पाई प्लस के फॉर्म में आ जाएंगे यहाँ। ये हो गया अपना पाई का फॉर्म, ये हो गया अपना 3 पाई भी, ये हो गया अपना, मैं कहाँ तक लिख रही हूँ? सिर्फ 4 पाई तक की सारी वैल्यूज़ लिख डाल रही हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा अपना 3 π/2, और फिर क्या बताया था? 4 ऐड करना है तो 7 π/2, है ना। बस इतना ही काम करना है। अब इसके बाद सोचो, इसके बाद क्या करना है हमें? यहाँ पे पहले केस से रिजल्ट क्या मिला? जब cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, cos x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन। तो जैसे इस कंडीशन के बारे में बात की तो क्या मतलब करना होगा? हमें वो सारे क्वाड्रेंट्स चुन लेने होंगे। तो कौन सा क्वाड्रेंट है 0 से बड़ा होने के लिए? cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि हमें आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेलेक्ट करना है या तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में सेलेक्ट करना है, करेक्ट। क्या सेलेक्ट करना है? जब tan x की वैल्यू 1 होगी। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। और tan x की वैल्यू 1 कब होती है? जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और इसकी वैल्यू होती है π/4। तो पहला वाला आंसर यहाँ से आ गया। दैट मीन्स हमें 0 से लेके 2 पाई के लिए इसमें जो सोल्यूशन मिला है अभी तक कितना मिला है? सिर्फ ये π/4, 1 सोल्यूशन, ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में। अब देखो, अगर 0 से 2 पाई में मैं यहाँ आ जाऊँ, cos x नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? एक यहाँ होता है और दूसरा यहाँ होता है, नेगेटिव, करेक्ट। अब नेगेटिव में हमें क्या चाहिए? tan भी नेगेटिव चाहिए, और tan नेगेटिव और ये नेगेटिव कब मिलता है? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दैट मीन्स हाउ वी आर टेकिंग द इंटरसेक्शन, दैट मीन्स tan भी नेगेटिव यहाँ होता है। तो दैट मीन्स हमें क्या करना होगा? tan नेगेटिव लेना होगा। दैट मीन्स इस क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स यहाँ पे जो होगी वैल्यू पाई -π/4 पे, वो वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, करेक्ट। दैट मीन्स हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी 3 π/4। तो हम क्या लेंगे? इस केस में वैल्यू मिलेगी हमें 3 π/4। दैट मीन्स हमें 0 से लेके 2 पाई तक जब हम आए हैं तो हमें 2 सोल्यूशन मिला है, करेक्ट। अब फिर से सोचो कि फिर से हम अगर 2 पाई से लेके 4 पाई में जाएंगे तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे? फिर से ऐसे ही सोल्यूशन रिपीट होंगे जहाँ पे हमें कॉमन इंटरेस्ट मिलेगा, राइट। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स फिर से हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा? 2 पाई प्लस π/4। दैट मीन्स 2 पाई प्लस π/4 हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे फिर से हम लिखेंगे 2 पाई
प्लस 3π/4। दैट मीन्स यही 4 सोल्यूशन ऐसे हैं जो अपना यहाँ क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? अंडरस्टूड? और इसके साथ ही अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट डाउन होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है और कैसे आते हैं अच्छे से समझ में आ चुका है। तो अब बस वेट करो अपने बस प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए जो कि आने वाला है लाइव, और उसके साथ ही साथ ढेर सारे PYQs। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से सॉल्व करना। आई एम श्योर आपके कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए छूट नहीं पाएंगे।